नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में लगभग 30 प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य संबंधी जितने भी हमारे PYQ हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम अपनी जो श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें प्रश्न नंबर 21 से हम आज की क्लास में शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, NTA NET की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सारे प्रबंध लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से जो है उपयुक्त सभी है। मुल्ला दाऊद, कुतुबुन और मंजन, तीनों कवियों ने जो है प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सारे प्रबंध काव्य लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इनसे संबंधित। सूफी काव्य परंपरा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इनमें जो है धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना जो है काव्य का विषय बनाया है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सूफी कवियों ने किन की प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया है या रचना का विषय बनाया है? तो आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया है। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद को माना जाता है, और सर्वमान्य तौर पर भी जो है मुल्ला दाऊद को ही माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। केवल रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है इन्होंने कुतुबुन को माना है, जिनकी रचना है मर्गावती। कुतुबुन जी की जो रचना है वो मर्गावती है, आपको पता ही है। और जो है मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है, और जो है मंजन कवि की जो रचना है वो है मधुमालती। आई होप आप इनकी रचनाओं को आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सूफी काव्य से संबंधित जितनी भी हमारी रचनाएं हैं परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही है, और इनको आप लोगों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। हम इसलिए व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हैं ताकि परीक्षा में कोई और अन्य तथ्य भी घुमा फिरा कर उस प्रश्न से संबंधित पूछा जाए तो आसानी से आप इनका सही आंसर दे सको। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो, और साथ में जो है अंत में कमेंट भी करके ये आपको बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित इस प्रकार की जो हमारी सीरीज़ है, जो हमारे प्रश्नों उत्तरों की जो श्रृंखला है, वो इसी प्रकार से हमारी जो श्रृंखला आती रहेगी, तो आप लोगों को जो काफ़ी इस श्रृंखला से मदद भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जो किस प्रकार की एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा रचित जो एकांकी है वो उनकी सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। तो सामाजिक व्यंग्य एकांकी है, और सामाजिक व्यंग्य एकांकी भी किस प्रकार की है? ये इनकी हास्यपरक एकांकी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस एकांकी में क्या विषय वस्तु दी गई है, किससे संबंधित है। तो जो सामाजिक हास्यपरक एकांकी है, और इसमें बिन बुलाए मेहमान से त्रस्त परिवार की व्याख्या उकेरी गई है। यानी बिन बुलाए मेहमान से परेशान एक परिवार जो है वो हो जाता है, यानी कि एक अतिथि आ जाता है उनके घर में, और जो उस अतिथि से वे इतना परेशान हो जाते हैं कि वे जो है उसको ये भी नहीं बोल पाते शिष्टाचार के कारण कि आप जो है हमारे घर से जाओ। इसलिए जो है इस हास्यपरक एकांकी में जो है हमारी सामाजिक समस्याएं होती है, समाज में जुड़ी जो छोटी मोटी ये घटनाएं होती हैं, उनको हास्य के व्यंग्य के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जब हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है जब हम बिन बुलाए मेहमान से परेशान हो जाते हैं। आतिथ्य करने की हमारी सीमा होती है, परंतु
चारवश हम उस व्यक्ति को यह नहीं कह पाते कि वह वापस चला जाए। इसी प्रकार से जो है जोक एकांकी में भी जो है इस प्रकार से एक परिवार के साथ हुआ है। और जो है अतिथि, वैसे तो अतिथि देवो भव है, यानी अतिथि जो है देवताओं के समान होते हैं, लेकिन जब बिन बुलाए मेहमान आकर जो है अपने घर वापस जाने का नाम नहीं लेते, तो जो है इसी कारण जो है ये परिवार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और जो है एक एकांकी यहाँ पर लेखक द्वारा लिखी जाती हैं। सामाजिक हास्य पर अंक एकांकी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो मार्क्सवादी विचारक कौन है? तो जॉर्ज लुकाच जो है इनमें से मार्क्सवादी विचारक है। सभी के सभी पाश्चात्य विद्वान हैं, ध्यान रखना है। जॉर्ज लुकाच मार्क्सवादी विचारक है। इसका प्रथम अवदान यथार्थवाद की मार्क्सवादी व्याख्या करना माना जाता है। लुकाच के अनुसार जो है ये कथन भी दिया गया है ताकि परीक्षा में जो है ये कथन परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से बता सको ये किस विद्वान का कथन है। मनुष्य की संपूर्ण विरासत के प्रति मार्क्सवाद की गहरी रुचि और संरक्षण की भावना है। तो ये कथन जो है मनुष्यता की संपूर्ण विरासत की प्रति जो मार्क्सवाद की गहरी रुचि है और संरक्षण की भावना है, तो ये जो कथन है लुकाच का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा संस्मरण किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये जो है यूरोप की प्रवास यात्रा पर आधारित है। यूरोप की प्रवास पर आधारित जो है निर्मल वर्मा जी द्वारा यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी है। इसमें वस्तुओं और स्थितियों के अतिरिक्त यूरोपीय देशों की कलात्मक उपलब्धियों का भी सुंदर आंकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? अछूत की शिकायत नामक जो कविता है, इस कविता का प्रकाशन वर्ष जो है 1914 माना जाता है। तो देख लेते हैं। अछूत की शिकायत जो रचना है ये दलित साहित्यकार के द्वारा लिखी गई भोजपुरी बोली में है और इसके जो रचनाकार है वो है हीरा डोम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1914 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। अगर ये पूछ लिया जाए ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध आप्रवासी जीवन से है? तो इनमें से जो है लाल पसीना उपन्यास का संबंध आप्रवासी जीवन से माना जाता है। अभिमन्यु अनंत की मारिश का प्रेमचंद कहा जाता है, यानी कि अभिमन्यु अनंत जी द्वारा लिखा गई जो ये रचना है लाल पसीना, अभिमन्यु अनंत की जो है मारिश का प्रेमचंद कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हो मोरिश का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो एक साहित्यकार हुए हैं अभिमन्यु अनंत, इसे मारिश का प्रेमचंद कहा जाता है। और लाल पसीना इनके द्वारा 1977 में उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में आप्रवासी भारतीयों के दर्द भरे जीवन का चित्रण दर्शाया है। गांधी जी बोले थे 1984 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया। और लाल पसीना की अगली कड़ी है, तो ये जो है गांधी जी बोले थे लाल पसीना की अगली कड़ी है। लाल पसीना आया 1977 में। उसके बाद गांधी जी बोले थे अभिमन्यु अनंत जी की ही रचना है ये भी। और ये जो है लाल पसीना के बाद की रचना है। लाल पसीना के बाद की जो अगली कड़ी है उसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन एक बीघा प्यार, तीसरे किनारे पर जम गया सूरज, शेफाली नदी बहती रही। शेफाली नदी बहती रही भैया कहिए। वह बीच का आदमी, खामोश की चित्कार, इंसान और मशीन अभिमन्यानंद के उपन्यास है। और इनके जो है ये उपन्यास यहाँ देखने को मिल ही रहे होंगे। इनमें लाल पसीना, गांधी जी बोले थे और शेफाली नदी बहती रही, ये सभी उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। स्त्री तव का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्री तव का मानचित्र निम्नलिखित में से जो है अनामिका जी की रचना है। अनामिका द्वारा लिखी गई जो रचना स्त्री
तव का मानचित्र नारी विमर्श विषयक रचना मानी जाती है। और अनामिका हिंदी की कवयित्री है और उन्हें जो है हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भाषण भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 1921 ईस्वी में जो है इनको उनकी रचना टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, स्त्री तव में मानचित्र, ये ध्यान रखना है। और इनकी अनामिका जी की एक और रचना टोकरी में दिगंत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और जिस रचना पर कोई भी पुरस्कार मिल चुका है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य राशक या लास्य रूपक कहा है? आंसर हो जाएगा हमारा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु जी का 1880 का में लिखा गया नाटक है और ये एक नाट्य राशक व लास्य रूपक कहा जाता है। यह हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। ये पूछ लिया जाए हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा माना जाता है, तो ध्यान रखना है भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु जी द्वारा रचित है। इसमें भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का भी चित्रण हुआ है तथा अंग्रेजी राज्य की परोक्ष निंदा भी की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? इनमें से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो ये नाटक है कोर्ट मार्शल, जो कि स्वदेश दीपक जी द्वारा रचित नाटक है। इसमें जातिवादी समस्या को उठाया गया है और कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्ण व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ना देता था और अंततः रामचंद्र उस पर गोली चला देता है। उसका कोर्ट मार्शल होता है, वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। इस नाटक द्वारा यह संदेश दिया गया है कि हमारे देश का हर क्षेत्र यहाँ तक कि रक्षा विभाग यानी कि सेना भी जातिवादी मानसिकता का शिकार हो रही है। और स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए 3 नाटकों का संकलन है कोर्ट मार्शल और जो है अन्य नाटक। इन नाटकों में शामिल है कोर्ट मार्शल, बाल भगवान और जो है सबसे उदास कविता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों नाटक जो है, तीनों रचनाएं ही जो है प्रसिद्ध है स्वदेश दीपक जी की, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट मार्शल से हिंदी के पाठक तो परिचित रहे, लेकिन अन्य नाटक भी इनके दिलचस्प हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कोर्ट मार्शल के अलावा जो है और इनके द्वारा लिखे गए अन्य नाटक भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल राम गहमरी, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क और रामेश्वर शुक्लांचल। ये तीनों के तीनों उपन्यासकार जो है व्यक्तिवादी परंपरा में शामिल है, लेकिन गोपाल राम गहमरी जी नहीं है। गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों की रचना की है और इन्हें हिंदी के उपन्यासों का प्रवर्तक भी माना जाता है। हिंदी के जासूसी उपन्यासों का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है, उपन्यासों का नहीं भाई, जासूसी उपन्यासों का। कई बार जो है बोलते बोलते जल्दी हम बोलते हैं तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं जो जासूसी उपन्यासकार हैं इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोपाल राम गहमरी, आपको ध्यान रखना है। और तिलिस्मी और अय्यारी जो उपन्यासों के प्रवर्तक जो है हमारे जो हैं देवकीनंदन खत्री जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इनके उपन्यास गोपाल राम गहमरी जी के अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि इनके प्रमुख। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? कई बार हम पढ़ चुके हैं, जैनेन्द्र कुमार।
जैनेन्द्र कुमार का जो उपन्यास है त्यागपत्र तो 1937 में प्रकाशित हुआ। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित यह एक मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकी है। और जैनेन्द्र की अन्य औपन्यासिक कृतियों में परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन आदि शामिल है। तो ये इनके औपन्यासिक कृतियाँ हैं जैनेन्द्र जी की, ध्यान रखना है। इनके ये उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, परख 1929, सुनीता 1935, उसके बाद जो है जैनेन्द्र का जो हमने ऑप्शन में अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था, इनका उपन्यास त्यागपत्र 1937 और कल्याणी 39, सुखदा 53, विवर्त भी 53, व्यतीत भी 53 और जो है जयवर्धन 1956। इस प्रकार से इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको 2-3 बार आपको रिवाइज कर लेना है ताकि आपको याद रहे क्योंकि इनके जो उपन्यास हैं इनको क्रमानुसार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैनेन्द्र के इन उपन्यासों को क्रमानुसार लगाइए। तो सबसे पहले आएगा परख, सुनीता, त्यागपत्र, उसके बाद जो है सुखदा, विवर्त, ये सभी उपन्यास आएंगे, अंत में हमारा जयवर्धन। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पता होगा पहले कौन सा आएगा और अंत में कौन सा आएगा, तो अभी आप जो है ऑप्शन के को देखते हुए सही आंसर पर पहुंच सकते हो। इसलिए जितनी रचनाएं हमारी, ऐसा नहीं है कि हमें सभी प्रकाशन वर्ष को याद कर लेना है, लेकिन जितना हो सके, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हुए उनके प्रकाशन वर्ष को आप याद कर सकते हो, क्योंकि एक रचना का भी प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है। और जैसे कि जैनेन्द्र के उपन्यासों को पूछा जाता है उनके प्रकाशन के आधार पर, कुछ ऐसे मुख्य कवि हुए जिनकी रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो आपको उन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को याद कर लेना है और जो है ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी रचना पहले आएगी और कौन सी अंत में आएगी। तो इस प्रकार से आपको सभी तथ्यों को एक हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को स्वरथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? आंसर है हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक नहीं। और प्रमाणिक मानने वालों में जो विद्वान शामिल है वो है मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, श्याम सुंदर दास। उसके बाद जो है प्रमाणिक मानने वालों में गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर और मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास। और जो है अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में शामिल है अर्ध प्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद जी का नाम आता है, सुनीति कुमार जी का नाम आता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और जो है मुनिजिन विजय, ये 3 कवि जो है 3 विद्वान, कवि नहीं, 3 जो ये हमारे विद्वान हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, ये नाम आते हैं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में। प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वालों में तो आप लोगों ने देख ही लिया। साथ में पृथ्वीराज रासो को जो है कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक भी माना है, जिनका नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की उपासना आप सभी को पता है, जो है उनकी उपासना माधुर्य भाव की रही है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। जब लोगों ने खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे, तब वे कहती थी, कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिनके सामने मैं लज्जा करूं। इस प्रकार से आपको जो है मीराबाई जी से संबंधित कुछ तथ्य देख लेने हैं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी भाषा मिश्रित है और जो है कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भी है, पर सब में प्रेम की तालीनता समान रूप से पाई जाती हैं।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार निम्नलिखित में से जो है चित्रावली का नायक है, जो कि उस्मान कवि द्वारा लिखी गई रचना है चित्रावली। इसमें जो है नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान कुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा को वर्णित किया गया है। और सुजान और चित्रावली दोनों चित्रकार हैं। नायक चित्रसारी में नायिका का चित्र देखकर अपना चित्र भी उसके साथ बना देता है। नायिका भी नायक का चित्र देखकर उस पर प्रेम आसक्त हो जाती है और दूत के माध्यम से एक मंदिर में दोनों का मिलन होता है। और नायिका को पाने के लिए नायक को जो कष्टों का सामना करना पड़ता है, जहाँ कवि ने घटनाओं के विस्तार और व्यापकता की ओर विशेष ध्यान दिया है, अतः नायक नायिका को पाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार चित्रावली की कथा सुखांत काव्य ग्रंथ मानी जाती है। तो जिस रचना में या जिस कथा में जो है अंत में जो है सुख मतलब खुशी हो या किसी भी प्रकार का दुख ना हो, तो वो होती है हमारी सुखांत काव्य, सुखांत ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। जो ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गदाधर भट्ट जी की पंक्ति है। गदाधर भट्ट महाप्रभु चैतन्य को भागवत सुनाया करते थे और नाबादास के भक्तमाल में इसके पद भी उल्लेखित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य में देखने को मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक सबसे अधिक जो है हमें किस साहित्य में देखने को मिलता है? तो उन्होंने सबसे अधिक प्रबंध काव्यों की रचना की है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो है खंड काव्यों की रचना की गई हिंदी साहित्य में, और उतने अधिक किसी एक कवि द्वारा नहीं किए गए। तो आपको ध्यान रखना है। रंग में भंग 1909 में से लेकर के रत्नावली 1960 तक ये अंतराल उन्होंने जो है 19 खंड काव्यों की रचना की है। इसके अतिरिक्त जय भारत 1952 जैसा बृहत काव्य प्रबंध काव्य और जो है साकेत 1930 सादर्श महाकाव्य की रचना की है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का सर्वाधिक विकास प्रबंध काव्य के रूप में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? इस रचना के लेखक जो है बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, I.A. रिचर्ड्स माने जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड्स ने पाश्चात्य साहित्य में व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र का निर्माण किया है। रिचर्ड्स ने संप्रेषण सिद्धांत भी दिया है। इसके अनुसार किसी अन्य की अनुभूति को अनुभूत करना ही परिश्रेणीयता मानी जाती है। सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु से नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के सामने पड़ने वाले प्रभाव से होती है। साधारणीकरण का सिद्धांत रस निष्पत्ति में जो है सहायक है, और साधारणीकरण असाधारण या विषय वस्तु को साधारण और सर्वमान्य बताने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 की रचना है ये, और जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, साइंस एंड पोइट्री 1926, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936। और ये जो सभी रचनाएं जो है निम्नलिखित में से I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा? कविताओं को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहने वाले जो विद्वान हैं वे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता द्वारा संभव को भी असंभव को भी जो है संभव बनाया जा सकता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये कथन कहा गया है कि कविता द्वारा असंभव को भी जो है संभव बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये किसने माना है? किसका कथन है ये? रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। तो आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित और परिमार्जित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती पत्रिका। आपको सभी को पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 20 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। 1900 में इलाहाबाद से ये पत्रिका शुरू हुई। शुरुआत में जो है चिंतामणि घोष ने इसका संपादन किया, फिर बाद में श्याम सुंदर दास जी आए, उसके बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण के किस रूप में विकसित हुई? तो दक्षिणी हिंदी के रूप में ये विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 43। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई है? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में निम्नलिखित में से फारसी को मान्यता मिली हुई। उसके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कई बार हम ये प्रश्न को कर चुके हैं, तो धूमिल जी का ये कथन है। हम जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पिछली परीक्षा में आए हुए उनके विद सॉल्यूशन के साथ तो करते हुए आगे बढ़ ही रही है, साथ के साथ उन अन्य प्रश्नों को भी हम करते हुए चल रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी संभावित प्रश्नों हाल फिलहाल जो होने वाली परीक्षाएं हैं उनमें जो संभावित प्रश्न आने वाले हैं उनको भी देखते हुए हम चल रहे हैं। इसीलिए जो है बार बार तथ्यों के रिवीजन करते हैं ताकि कोई और अन्य तथ्य भी सामने इम्पोर्टेंट निकल के आए उस प्रश्न से संबंधित, तो हम जो है परीक्षा में जा कर के उसका सही आंसर दे सकें। तो धूमिल जी द्वारा जो ये कथन कहा गया है कविता में आदमी होने की तमीज़ है, तो इनकी नज़र में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। 9 नवंबर 1936 में बनारस में खेवली गांव सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म हुआ। अगर धूमिल जी का जन्म पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। और कवि धूमिल की कविताएं अपने समय की कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। संसद से सड़क तक जो कविता है, कविता संग्रह जो कि 1971 में प्रकाशन में आया, इसमें भय, भूख, अकाल, सत्तालोपता और अंतरहीन भटकाव को रेखांकित किया गया है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये कथन भी जो है धूमिल जी का बार बार परीक्षाओं में पूछा गया कथन है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये भी कथन जो है ये भी धूमिल जी द्वारा लिखा गया है। धूमिल जी का कथन है कि कविता जो है शब्दों आदमी जो है कविता जो है शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरों में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता जो है मनुष्य में आदमी होने की तमीज़ है। किस प्रकार से जो है सभी कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये सभी कथन जो है धूमिल जी के हैं। इनमें से ही आपको परीक्षा में कोई ना कोई कथन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। प्रेमचंद की कहानी प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से जो पुकारा है या कहा है? तो प्रेमचंद ने कहानी को गल्प कहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद जी को कहानी का कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की, 15 उपन्यास लिखे, 3 नाटक लिखे। जो नाटकों का नाम है, इनके 3 नाटक है, संग्राम, प्रेम की वेदी और जो है करबला। ये 3 नाटक इनके प्रसिद्ध हुए हैं और अनुवाद और बाल साहित्य भी इन्होंने लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है? तो नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार निम्नलिखित में से जैनेन्द्र जी है, जिन्होंने जो है परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदावी व्रत आदि जो ये उपन्यास लिखे और साथ ही इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिसमें कि फांसी इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, दो चिड़ियाँ 1935 आदि। आगे बढ़ते हैं, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो प्लेग की चुड़ैल नामक जो कहानी है ये लाला भगवान दीन जी की है। लाला भगवान दीन जो है 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्र, स्वतंत्रता सेनानियों, दार्शनिकों, फिलोसफी
एवं जो है कई संस्थाओं के संस्थापक भी रहे हैं लाला भगवान दास जो है। और 1955 में इन्होंने भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से भी वशीभूत किया जा चुका है। और भगवान दास जी की रचनाएं देख लेते हैं। प्लेग की चुड़ैल इनकी कहानी है और उसके बाद जो है उर्दू बेगम भी इनकी प्रमुख कहानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49, बुद्धगुप्त व चंपा किस कहानी के पात्र है? बुद्धगुप्त व चंपा निम्नलिखित में से आकाशद्वीप कहानी के पात्र है। आकाशद्वीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है और यह नायिका प्रधान कहानी मानी जाती है। इस कहानी की नायिका चंपा है और यह जयशंकर प्रसाद का तीसरा कहानी संग्रह माना जाता है और इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। इसमें संकलित कहानियों की कुल संख्या जो है 19 मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। और इसी जो ये हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये संग्रह चला हुआ है, हम इसी प्रकार से आगे तक ले जाते रहेंगे परीक्षा तक। अभी हाल फिलहाल DEET की जो परीक्षाएं होने जा रही हो या LT ग्रेड की परीक्षा या फिर जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो परीक्षाएं होंगी या फिर जो है और अन्य किसी भी स्टेट में कोई TGT PGT जैसे कि UP TGT PGT की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो देख लेते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है? तो आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल जी माने जाते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल व रीतिकाल को कलाकाल कहा है और जबकि गिरियशन ने आदिकाल को चारण काल और जो है काल है भाई, ये कला नहीं है, चारण काल और जो है रीतिकाल को रीति काव्य कहकर पुकारा है। आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को जो भाई हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जो है इसी प्रकार से आप लोगों के साथ से आप लोगों के द्वारा दिए गए मोटिवेशन से मैं जो है आगे की जो क्लास इसी प्रकार से विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को लेकर के आती रहूं। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।